करो तो कम। बात होती है आपसे। ठीक। गुड इवनिंग, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। चलिए, कितना बढ़िया, देखिए मजाक मजाक पे इतने लोग आ गए हैं पढ़ने। ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज ना, मजाक मजाक में नहीं, सब सीरियस हैं। और क्या, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत वेलकम है, अभिनंदन है, आभार है इस चैनल पर और इस सेशन में जिसमें जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। कोई समस्या नहीं होती। आज तो मैं आप लोगों को पूरा मतलब प्रिंटेड नोट्स दे दूंगा, प्रिंटेड नोट्स एकदम सब कुछ एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ आपके सामने मैं ले आऊंगा। ठीक है, ईवीएस है आज। यस, स्टार्ट करें, तैयार है सब लोग?
चलिए, तो ईवीएस की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज, हेडिंग डालेंगे सभी लोग। पर्यावरण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये हम देखने वाले हैं पारिस्थितिकी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज का पार्ट है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ईवीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईवीएस। ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। चलिए, तो ईवीएस स्टार्ट करते हैं आज। तो पॉइंट वाइज सबसे पहला चैप्टर आप जानते हैं कि देखिए, बहुत ही इसमें अगर मैं बात करूं तो वैसे तो 5-6 चैप्टर हैं बस, जिसमें से पहला चैप्टर आज आपका होगा पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट सिस्टम जो है, तो उसको हम देखने वाले हैं। क्लियर? तो पहला चैप्टर, वैसे 4-5 चैप्टर हैं, थोड़ा सा हो सकता है ये हमारे और आपकी स्पीड पर काम ये करेगा, कितनी जल्दी इसको हम पढ़ते हैं। क्लियर? और उसके बाद जस्ट प्रैक्टिस करेंगे एंड देन फिर इंडियन पॉलिटी बढ़िया तरीके से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो यहां पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा क्या हो सकता है। एक बढ़िया मीनिंग इसकी क्या हो सकती है पर्यावरण की, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका अर्थ क्या होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं, पर्यावरण जो शब्द है वो परि एवं आवरण शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें इसमें परि का अर्थ होता है परि का अर्थ होता है चारों तरफ, तथा आवरण का मतलब होता है घेरा। यानी हमारे चारों तरफ जो एक घेरा है उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, पर्यावरण बोलते हैं। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ क्या हो जाएगा कि मनुष्य के चारों ओर वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को, ध्यान रखना है, जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। देखिए, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो आप लोग यहां पर समझ लीजिए इसको, और चूंकि ये नोट्स पूरा का पूरा नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ में, यहाँ पे हैंगआउट के रूप में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग अपनी नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, ये थोड़ा सा तेज हम पढ़ेंगे इसमें। और दूसरा तरीका है कि भाई आप लोग साथ ही साथ नोट करते हुए चलिए। तो कौन सा बेस्ट तरीका है जरा बताइए आप लोग, आपके अनुसार चलेंगे हम लोग। अंकित सिन्हा, नीतू कुमारी जी बताइए। तो क्या मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं, अच्छे से बैठ करके नोट्स कंप्लीट करेंगे, या कि यहां पे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे पीडीएफ से ना? मुझे जहां तक लगता है कि पीडीएफ से आप लोग नोट कर लेंगे, पीडीएफ आपके पास रहेगा, कभी भी आप नोट्स बना सकते हैं, वो सही होगा। क्योंकि हम यहां समझेंगे तो थोड़ा सा तेजी के साथ स्पीड में बढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर? पीडीएफ दे दीजिए। हाँ, पीडीएफ में दे दूंगा, बाकी नोट आप लोग कर लीजिएगा। अभी अगर नोट करेंगे तो भाई यही आपको लिखने में लग जाएगा 15 मिनट 10 मिनट। यहां पढ़ाता हूं, पीडीएफ से आप लोग अपनी नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। तो पर्यावरण का मुझे लगता है अर्थ सब लोग समझ गए कि हमारे चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र, ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए और जिसके साथ हम अंतर क्रिया करते हैं, यानी जो हमें प्रभावित करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि इस समय मेरा पर्यावरण क्या है, ये स्टूडियो है, कैमरा है, बोर्ड है, आप लोग हैं, तमाम जो है चीजें हैं, लाइट वगैरह है, तो ये मुझे प्रभावित। अब लाइट बंद हो जाएगी तो मैं नहीं दिखूंगा, प्रभाव पड़ जाएगा तुरंत। या कि बोर्ड अभी प्रॉपर काम कर, कोई भी एक एलिमेंट अगर नहीं काम करेगा तो प्रभाव पड़ेगा। तो वही हमारा पर्यावरण होता है, जिसको हम एक और शब्द में सराउंडिंग्स बोलते हैं, और इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पर, हमारी लाइफ पर। आपने देखा होगा कि कई घरों के बच्चे जो है छोटे छोटे रहते हैं और वो गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। पहुंचे तो नमस्ते बाद में करेंगे, पहले तो नौत देंगे तो जितनी गालियां उनको रटी हुई। अनुभव किए होंगे गांव क्षेत्र में ऐसा ना, कि कई ऐसे बच्चे होते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? और एक बच्चे ऐसे होंगे आपको आप देखेंगे मन प्रसन्न हो जाएगा, जाएंगे बढ़िया, दोनों हाथ से चरण स्पर्श करेंगे, पानी पूछेंगे, नमस्ते करेंगे।
अपना नाम बताएंगे, आपका परिचय पूछेंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, भाई क्या गजब का संस्कार मिला है। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे सराउंडिंग्स पर, हमारे इन्वायरमेंट में, कि हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और उसका हमारे साथ कैसी क्रिया हो रही है। जो बच्चा आपको गाली देगा, एकदम 100% तय है कि उसके घर में ऐसा वातावरण होगा, पर्यावरण, सराउंडिंग्स उसकी कैसी होंगी, ऐसी होंगी, उसके चारों तरफ गाली गुप्ता सब लोग देते रहे होंगे, तो इसलिए वो चीज एडमायर कर सीख लिया वो चीज। क्लियर। और जो बच्चा अच्छे संस्कार मिले हैं उसको, उसके यहां ऐसे सराउंडिंग्स, तो यही प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण का हमारे लाइफ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आज हम जो कुछ भी होते हैं या आगे हम जो कुछ भी बनने वाले होते हैं, उसमें सबसे अहम रोल हमारे पर्यावरण को होता है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ एक घेरा ही नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है हमारे। समझ गए सब लोग? चलिए, जैसी संगत वैसी रंगत। यस नीतू जी, गांव में कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। अब यही से चीज सेम चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द वर्ड इन्वायरमेंट इज मेड अप ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स परी एंड कवर, वेयर परी मीन्स ऑल अराउंड एंड कवर मीन्स इनक्लोजर। इन दिस वे द इन्वायरमेंट मीन्स टू सराउंड, जैसा कि मैंने बताया भी, सराउंडिंग्स, दैट इज द एरिया अराउंड मैन that surrounds him and directly or indirectly affects his life and actions is called environment. आप लोग जैसा कहें, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग एक मुझे समय बता दें, क्योंकि रात में मैं भी एकदम एनर्जीलेस साथियों हो जाता हूं, एकदम एनर्जीलेस हो जाता हूं। मतलब कि दिन भर इतना थका हारा, फिर रात में आपकी क्लास होती है और उसमें फिर मैं अपना 100% नहीं दे पाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो एनर्जी है मेरे अंदर, वो फिर रात में कम होती होगी ना। रात में बहुत डल होकर के मैं पढ़ाता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा। तो अगर ये टाइम परफेक्ट है आप लोगों के लिए, या आप लोग कुछ और एडवाइस कर पाए, कुछ और सजेस्ट कर पाए कि सर ये टाइम और बेस्ट होगा, तो उस पर मैं क्लास 1-2 दिन रात में क्लास ले लूंगा, वही सेम टाइम पर 11 बजे, और उसके बाद 2-3 दिन जो आप लोग टाइम बताएंगे वो, ये टाइम सही है? चलिए, तो इसी टाइम पर हो जाएगा 5 to 6। क्लियर? 5 to 6 हो जाएगा। डन। डन करते हैं। 3 दिन इस टाइम पर, 3 दिन अपने पुराने टाइम पर हो जाएगा। चलिए, तो ये नोट, ये समझ गए आप लोग। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? फ्रेंच भाषा से एनवायरोनेर से हुई है। एनवायरोनेर, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, और इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति यानी नेचर पर्यावरण कहलाते हैं। दूसरा, अगर हम शाब्दिक शब्द में जाएंगे तो ये फ्रेंच एवरनोर से बना हुआ है, एवरनोर, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, इसलिए पर्यावरण को आस पड़ोस भी कहते हैं। और आस पड़ोस में व्यक्ति भी आता है, वस्तु भी आते हैं, स्थान भी आता है, और हमारा नेचर भी आता है, प्रकृति भी आता है। क्लियर? तो यही सेम चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। समझ में आ गया आस पड़ोस शब्द? चलिए, देखिए आपके सिलेबस में ना ईवीएस में एक होता है फैमिली, एक चैप्टर है फैमिली, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। भाई अब आपके परिवार को मैं पढ़ाऊं, मैं कौन होता हूं पढ़ाने वाला? कि माता होते हैं, पिता होते हैं, भाई बहन, चाचा ताऊ ताई, इनका एक अहम रोल होता है हमारी लाइफ में। ऐसे मामूली से प्रश्न आएंगे तो उनको आप कर लेंगे, बहुत मामूली प्रश्न आएंगे जो आप क्लास 3rd में पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, ईवीएस वाले। तो जिसको हम परिवार बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, द फैमिली, एक चैप्टर, तो उसको आप लोग कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। जो चीजें इंपॉर्टेंट है और जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना है, जो समझने की चीजें हैं, वो मैं समझाऊंगा। देखिए, वर्षा जायसवाल जी सीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपलसरी पेपर होगा। एक जो कंपलसरी पेपर होगा उसमें जियो एंड ईवीएस दोनों पूछे जाएंगे, तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सीएस वालों के लिए भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, अब देखिए पर्यावरण के कुछ क्षेत्र हैं, इन्वायरमेंटल कुछ सेक्टर्स हैं, उनको हम जान लेते हैं। जैसे पर्यावरण को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में। अब एक होता है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, जिस पर हम लोग विराजमान है, हमारा घर है, द्वार है, सब सारी चीजें, उसको स्थल मंडल या इंग्लिश में लिथोस्फीयर बोलते हैं। दूसरा है जल मंडल, जिसमें सागर है, महासागर है, झीलें हैं, नदियां हैं, ये सभी चीजें हैं, उनको जल मंडल बोलते हैं, यानी हाइड्रोस्फीयर। तीसरा है वायुमंडल, वायुमंडल जो विभिन्न गैसों से बना हुआ है, वायुमंडल।
जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अन्य गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सर SCERT EVS भी पढ़ना होगा, वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रिया जी, और क्या पढ़ा रहा हूँ? बुक नहीं देखा है क्या आपने अभी तक SCERT या NCERT का? वही सेम चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, क्रक्स उसका मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। चलिए, और चौथा है जैव मंडल, बायोस्फीयर। ध्यान देना है, बायोस्फीयर ये थोड़ा सा व्यापक संकल्पना है। कैसे संकल्पना है? थोड़ा सा व्यापक, बड़ा, ब्रॉड। क्यों? क्योंकि इसी बायोस्फीयर में ही स्थल मंडल आ जाता है, जल मंडल आ जाता है और वायुमंडल आ जाता है, तीनों चीजें। बायोस्फीयर की अगर मैं बात करूं, बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर में आपका लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल आ जाएगा, इसी में जल मंडल आ जाएगा, इसी में आपका वायुमंडल आ जाएगा। तो इन तीनों के द्वारा निर्मित जो क्षेत्र बनता है उसको हम बायोस्फीयर, जैव मंडल कहते हैं, जिसमें जीव जंतु के साथ जलीय जीव होते हैं, स्थल पर रहने वाले जीव होते हैं, वायु में विचरण करने वाले तमाम गैसों को लिया जाता है। तो यही, तो अगर आपसे पूछा जाए भैया पर्यावरण के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हैं, तो जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल, ये 4 प्रकार के हैं। और जैव मंडल में, बायोस्फीयर में तीनों चीजें आ जाती हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको बढ़िया सा फिगर एकदम बना करके मैं दिखाऊंगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब अगर स्थल मंडल की बात करें, एक एक चीजों को हम समझेंगे। स्थल मंडल पृथ्वी के ठोस जो ऊपरी परत है, जिसको भूपर्पटी बोलते हैं, इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लिथोस्फीयर, स्थल मंडल कहते हैं। द सॉलिड अपर लेयर ऑफ द अर्थ और लेयर इज कॉल्ड टेरेन। ठीक है, पृथ्वी का लगभग 1/3, लगभग 29% भाग स्थल मंडल है। क्लियर? यह मंडल शैलों, खनिजों, शैल मतलब चट्टान, खनिजों, मिनरल से निर्मित है, और यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ होता है। मिट्टी की पतली परत से पूरा भूपर्पटी क्या हुआ है? ढका हुआ है। अब आप क्या सोचते हैं? आप समझते हैं कि भाई जाते हैं खेत खलिहान में तो मिट्टी, पूरा मिट्टी 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 होगा? नहीं, मिट्टी की एक पतली सी परत होगी बस। जब कहीं पर कुआं खुदाई होती है, आपने देखा होगा कि एक समय के बाद जब मिट्टी निकलना बंद हो, कंकड़ पत्थर निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं? कंकड़ पत्थर, मतलब मिट्टी की एक मोटाई है बस, और क्रस्ट का वो पार्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इस मंडल में क्या क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाएंगे, पठार पाए जाएंगे, मैदान पाए जाएंगे, घाटियां पाई जाएंगी, ये सभी पाए जाएंगे। क्लियर? झीलें, तालाब, नदियां, ये सब भी पाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया स्थल मंडल, समझ में आ गया? लगभग कितना? तो पूरी पृथ्वी के लगभग 1/3 यानी 1/3 पर स्थल मंडल है, 1/3 भाग पर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अब स्थल मंडल का महत्व हम समझेंगे, क्या महत्व है हमारा, जो है हमारे लिथोस्फीयर का। ठीक है, तो पहला, यह मंडल खनिजों का प्रमुख होता है। जितने भी मिनरल्स हैं वो सभी इसी मंडल में मिलते हैं। लोहा, चांदी, अभ्रक, अन्य तमाम चीजें, बॉक्साइट हुआ, ये सभी चीजें कहां मिलती हैं? इसी स्थल मंडल में मिलती। जितने मिनरल्स होते हैं सब स्थल मंडल। अगला, यह मंडल हमें वन, कृषि और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आपका आवास कहां पर है, तो आप क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर में, स्थल मंडल में। हमारा मकान, हमारा आवास कहां पर है? लिथोस्फीयर। ये देखिए माही सिंह कह रही सर 1/3 में तो वाटर है ना। फिर देखिए, अरे 1/3 में स्थल मंडल है, वाटर 1/3 में थोड़ी है। 70% से भी ज्यादा क्षेत्र पर पृथ्वी के वाटर है, सागर, महासागर है। अब 1/3 क्षेत्र पे स्थल मंडल है और 2/3 क्षेत्र यानी लगभग 66% से भी ज्यादा महासागर है। 1/3 पे केवल जमीन है, 7 जो प्रमुख कंटिनेंट जो आपने कल देखा था क्लास में, और जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो कितना? 1/3 पर। बाकी सब पर 2/3 पर महासागरों का विस्तार पाया जाता है। यस, बहुत बढ़िया नीतू जी। लेयर्स इसके होते हैं लिथोस्फीयर के, क्रस्ट है, मेंटल है, फिर उसके बाद कोर है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। यह मंडल पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, पशुओं चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। नेक्स्ट, अब हम आएंगे जल मंडल पर। दूसरा जल मंडल, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जिसको बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर समझिए क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जहां भी जल पाया जा रहा है उसको क्या कहेंगे? जलमंडल कहेंगे। पृथ्वी का लगभग 2/3, अभी जो मैंने बताया
कितना 70% से भी ज्यादा भूभाग पर क्या है, जलमंडल का, हाइड्रोस्फीयर का विस्तार है, जिसमें सागर, महासागर, ये सभी चीजें पाई जाती। क्लियर। नेक्स्ट, महासागर, झीलें, नदियां व अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जलमंडल का ही निर्माण करते हैं। और जल विभिन्न दशाओं, जैसे बर्फ, समझिए, जैसे बर्फ, भूमिगत जल, वाष्प, इन सभी रूपों में भी पाया जाता है। भाई जो वेपराइजेशन होता है वो भी तो जल ही होता है ना, या कि जो ग्राउंड वाटर है वो भी तो जल है। हैंड पंप ऐसे चलाते हैं, पानी निकल आता है, कैसे निकल आता है? ग्राउंड वाटर से। और एक चीज आप लोग जान लीजिए दोस्तों, इसका लगभग अगर मैं कहूं तो 15 क्वेश्चंस या 15 to 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके सिलेबस में। 15 से 30 क्वेश्चन देख लीजिएगा ईवीएस से होने वाले हैं, खासतौर पर प्राइमरी पीआरटी के जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 30 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं, है ना। सिलेबस तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। चलिए, और बहुत आसान होता है, मतलब इसमें बहुत गणित नहीं लगाना है, फॉर्मूला नहीं सेट करना है, आसान होता है। अगर आप एक बार कभी बचपन में पढ़े भी होंगे ना, आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप लगा देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब जलमंडल का क्या महत्व है? जलमंडल भैया क्या करता है, जीवों के लिए आवश्यक है जल। क्यों? क्योंकि इसी जलमंडल की वजह से तो बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है और खेती बाड़ी होती है और तमाम नदियां हैं तो पानी है। अगर बारिश नहीं होगी तो आपको क्या लगता है कि अगर बादल नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी, तो पीने का पानी आपको मिलता रहेगा भूमिगत जल से? नहीं। जो बारिश होती है उसी का कुछ पार्ट जो है रिस करके अंदर ग्राउंड वाटर का निर्माण करता है, जिससे हम हैंडपंप से और तमाम नलकूपों से पानी निकालते हैं, मोटर से, समरसेबल से। क्लियर। अरे कुछ नहीं करेगा भाई, मैं हूं ना। कोई कंफ्यूजन होगा बताइएगा, एकदम जीरो से पढ़ेंगे हम लोग। कभी कोई सीटेड उटेड ना गर्दा कर दीजिएगा सुप्रिया जी, कभी सीटेड आप देने जाइएगा, ईवीएस पढ़ के देखिएगा, फिर एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। और जो आप लोग पढ़ चुके हैं ना जियो में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेक्स पढ़ा आपने माउंटेन्स पढ़ा, आपने रिवर्स पढ़ा, आपने जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पढ़े, आपने ये सब पढ़ा ना, वो भी सब नेचुरल नेशनल पार्क्स वगैरह पढ़ा आपने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, सब इसी का पार्ट है, वो ईवीएस का ही। तो इसीलिए तो जो ज्योग्राफी पढ़ाता है जो टीचर, उसका ईवीएस बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि एक ही पार्ट है ना, दोनों अलग अलग ये तो बाद में बना दिया गया सब्जेक्ट एक ही है। टुनटुन जी सीएस में पूछ रहे हैं कितने नंबर का आएगा? एक कंपलसरी पेपर होगा। पढ़ा है नोटिफिकेशन आप लोग? नहीं, नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है क्या आप लोगों ने अभी तक, और तैयारी शुरू कर दी है? अंकित सिन्हा पढ़ चुके हैं तो पढ़ा है तो समझ नहीं आ रहा है, जो कंपलसरी पेपर होगा उसमें ये भी आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला देखते हैं वायुमंडल। नेक्स्ट, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर जो मौजूद वायु का आवरण है, अब आपको क्या लगता है? देखिए एक चीज समझ लीजिए, वायु और पवन में बहुत अंतर होता है। एक होता है वायु और एक होता है पवन या हवा। हिंदी वाली मैडम ने पढ़ा दिया होगा, सब सिनोनिम्स है, मतलब सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ऐसे कैसे पर्यायवाची है भाई? ज्योग्राफी में सब कुछ अलग है। वायु वह होती है जो स्थिर होती है, जैसे अभी इस रूम में मैं हूं, फैन नहीं है, एसी मान लो थोड़ा बहुत चल रहा है, फैन नहीं है, कुछ नहीं, तो क्या यहाँ पे हवा मौजूद नहीं है? हवा नहीं होता तो मैं कैसे सांस लेता, कैसे क्या होता? नहीं हो पाता संभव। तो वायु स्थिर होती है और हर जगह विद्यमान होती है। अब ये मत कहिएगा कि आंधी चल रही है, गजब का वायु चल रहा है। वायु नहीं चलेगी, वो आंधी है, पवन है, वो जिसमें गति होगी, मोशन होगा, वेलोसिटी होगी, वेग होगा, स्पीड होगी, उसको हम पवन या हवा बोलते हैं। हवा चल रही है, वायु थोड़ी चल रही है, वायु तो विद्यमान है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें। तो वही, जैसे जो हमारे चारों तरफ वायु फैली हुई है, एक वायु का आवरण है, एक कवर है, जो उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और वायुमंडल में तमाम गैसें, आगे हम देखेंगे। देखिए, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों, जैसे नाइट्रोजन 71%, ऑक्सीजन 21%,
कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और क्या है 0.97% अदर गैसेज है, अदर गैसेज, अन्य गैस है, इनका मिश्रण है ये। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, कई लोग कहते हैं यौगिक है, नहीं, मिश्रण है, मिश्रण है। मिश्रण और यौगिक में अंतर है। जैसे पछुआ पवन, यस, पछुआ पवन चलती है, बारिश होती है झमाझम एकदम, ट्रेड विंड्स जिनको बोलते हैं, स्टर्ली बोलते हैं इंग्लिश में। तो मेरे कहने का मतलब है कि मिश्रण और यौगिक में, कंपाउंड एंड मिक्सचर में अंतर समझते हैं नहीं समझते हैं? एक अलग हो जाता है, एक अलग नहीं होता। एक एक कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। एक जैसे चीनी पानी का घोल, एक बार मैं चीनी ऐसे डालूं, पानी डालूं, उसको मिला दूं, आपको दे दूं, अलग करके दिखाओ, कर पाएंगे अलग? नहीं कर पाएंगे अलग। सॉरी 78%, यस, यहाँ पे 71 लिख दिया मैंने, 78% नाइट्रोजन, यस, बहुत बढ़िया, 78.08 है एग्जैक्ट वैल्यू। तो 78% पर नाइट्रोजन कब्जा है, कई बार सवाल पूछा गया। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, इसी का थोड़ा सा प्रतिशतता बढ़ती है, गर्मी जलवायु परिवर्तन जैसे क्लाइमेट चेंजेस जैसे रीजंस देखने को मिलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस, प्रचंड ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ग्रीन हाउस यानी क्लाइमेट को चेंज करने में सबसे अहम रोल प्ले करता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कैसे? एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी को, कहता है हम गर्म हैं और तुमको भी गर्म रखेंगे हम। पवन करे शोर वाली पवन ना, हाँ प्रियंका देखिए कितना सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे ऐसे डोले जैसे बनवा में नाचे मोर, ये गाना है ना। एक समय होता था, मतलब अब आप लोग ऐसे ही अगर दे देंगे मुझे तो फिर तो हो चुकी क्लास। अब मैं पहुंच गया अपने बचपन में, जब झूला उला हम लोग झूलते थे, गुड़िया वगैरह खेलते थे, पीटते थे पानी में ले जाके, अखाड़ा कूदते थे, कुश्ती लड़ते थे, कितना अच्छा दौर था वो, बहुत खूबसूरत। गांव मतलब ऐसे ही महात्मा गांधी थोड़ी बोल दिए गांव जो भारत के हृदय गांव में बसता है, गांव गांव है, क्या आनंद है वहां, कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं, एक अपनापन है उस मिट्टी में। सावन चल रहा है ना, अब देखिए सब झूला उला स्टार्ट हो गया होगा, अब थोड़ा सा देखते हैं सब एकाकीपन है। पहले हम लोग जब थे ना, तो पूरा गांव में हमारा प्लेग्राउंड होता था, पूरे गांव में घूमते थे हम लोग। एक हमारे यहाँ गेम होता था, पता नहीं आप लोग जानते ही नहीं, जानते ही होंगे सब लोग, मुझे लगता है कि ठीक ठाक उम्र के होंगे यहाँ पे, कोई तो टीनेजर होगा नहीं। तो एक होता था छुपन छुपाई, जिसको हम लोग बोलते थे टुक्की टुइया तो वो उसमें जो भी चोर रहता था, चोर इन द सेंस कि जो जिसको ढूंढना रहता था, वो तो बेचारा मतलब रात हो जाती थी उसको, 7-8 बज जाते थे, किसी को ढूंढ नहीं पाते, पूरे गांव में लोग छिप जाते थे ना, गजब का वो दौर था। और अब के धप्पा वाला, यस, श्रेया सुमन धप्पा क्या गेम था, पहले ऐसे गेम थे, अब मोबाइल में गेम। अब बच्चे देखिए पैदा नहीं हुए, चलाना सीख गए टिकटॉक और इंस्टाग्राम। मैं गया एक बार गांव गया, तो मेरी बिटिया है, बिटिया इन द सेंस की भैया की बेटी है, छोटी सी है बिल्कुल। अब मैंने देखा कि वो कंटिन्यू, भैया का फोन उसी के हाथ में था, मैं बुला रहा हूं सुन नहीं रही है, मुझसे डरती है थोड़ा सा, मतलब कोई कह दे बस अंकल आ गए तो वो बस खत्म, खाना पीना सब त्याग देती है छोटी सी भी बहुत। तो मैंने डांटा उसको, मैंने कहा फोन अभी एकदम नहीं लेना है। तो अंकल अंकल दिखा के कि फोन, नहीं फोन नहीं लेना। तो अब बच्चे तो फोन में आ गए हैं ना, अब उनको क्या पता, मिट्टी में जब लौट के एकदम घर बनाते थे हम लोग, घर पहुंचे मम्मी पीटी 3-4 पर दी पड़ाका कि लो जाते थे, क्या वो सीन था, मजा आता था। खैर अब ये जो जनरेशन है वो उस चीज को बहुत मिस करेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मिश्रण है, यौगिक नहीं है, यौगिक को अलग नहीं कर सकते, मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। परसेंटेज में तोड़ दिया हमने, क्लियर। चलिए अच्छा, पहले का सारा गेम अंकित सिन्हा कह रहे हैं मोबाइल में आ गया टुक्की टुइया मोबाइल में, छुपन छुपाई, या जो गेंदतड़ी होती जिसमें मारते थे सब दौड़ा दौड़ा के, आ गया वो सब, नहीं आ पाएगा वो सब। इसीलिए पहले लोग इंटेलिजेंट होते थे, अब बच्चे देखिए किताबी कीड़े हो गए। नेक्स्ट, वायुमंडल का महत्व देखेंगे, एटमॉस्फेयर का जो है, यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, पहला। ये सवाल पूछे गए हैं, जितने पॉइंट्स में लेकर के आए हो ना, इसमें बड़ी मेहनत लगी है दोस्तों, ऐसे नहीं, पिट्टो कहते हैं उसको, हाँ यस रीता निशा जी। तो ये जो पॉइंट लाया हूं मैं बहुत मेहनत से, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं वैसे पढ़ा सकता था आपको जैसे ज्योग्राफी पढ़ाया, लेकिन उसमें कई पॉइंट्स मिस हो जाते हैं।
जब मैं लिखता हूं तो ऐसा थोड़ी कि पूरा सब कुछ एक बार दिमाग में 11 बजे रात में आ रहा है। 11 बजे रात में बस मुझे सोचता है खाना जल्दी मिल जाए, मैं सो जाऊं। इसीलिए तो ये टाइम फिक्स किया, थोड़ा सा मैनेज किया। तो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है, पहला क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा, यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। वायुमंडल क्या करता है? मौसम और जलवायु में परिवर्तन। भाई जितनी भी घटनाएं हैं क्षोभ मंडल में होती हैं, वायुमंडल के पहले लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में सारी मौसम घटनाएं, आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है, वर्षा हो रही है, ठंडी पड़ रही है, ओला पड़ रहा है, सब यहीं पर होते हैं। दूसरा, यह रेडियो संचार में मदद करता है। और क्या, जो आप लोग अभी मोबाइल में देख रहे हैं, अपने लैपटॉप या जिसमें भी जो भी डिवाइस है आपका, उसमें देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? रेडियो तरंगों के माध्यम से देख रहे हैं ना। गाना सुनते हैं झुमरी तलैया से, फरमाइश आ गई गाने की, पहले होता था, अब तो सब बंद हो गया। तो वो सब कैसे? वो सब ऐसे ही होता है। कैसे होता है वो सब? रेडियो तरंगों के माध्यम से। और रेडियो तरंगों कहाँ? यहीं पर। देख रहे हैं कट रहा है अच्छे से। इतना टैक्स कट जाता है भैया, गरीब कर देती है सरकार हम लोगों को। चलिए, तो यहां पर दूसरा, अब देखिए, अब लास्ट जैवमंडल समझिएगा। इस समझ में आया? वायुमंडल समझ में आ गया? यही टाइम फिक्स रहने दीजिए सर। अरे ये टाइम जो है, मेरा गांव बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है श्रेया जी मेरा गांव। अब देखिए ये जो है ये जो टाइम है, ये मैंने चोरी चुपके से लिया है आप लोगों के लिए और अपने लिए भी। आप लोगों की भलाई होगी, मेरा भी। तो इससे क्या होता है, नजर लगा दो तुम तनुजा, पैसा बहुत कुछ नहीं, पैसा सब मिलता है, गरीब हैं हम लोग एकदम। तो अभी क्या होगा कि इसमें 2-3 दिन मैं इस टाइम पे क्लास ले लूंगा, पता भी नहीं चलेगा उन लोग। मैं क्या किया जाए, इंपॉर्टेंस देखना है, ठीक है जी सर। बर्थडे का बहाना करके, बर्थडे का बहाना करके, जितेंद्र कुमार जिज्ञासु जी कह रहे हैं। देखिए जिज्ञासु हैं तो नाम ही नहीं, इनके गुण भी है। पढ़ाने पर ध्यान दीजिए सर। चलिए, गपशप चलते रहेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने टोका, ऐसे टोकते रहिए। जैवमंडल बायोस्फीयर देखिए, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल लिथोस्फीयर, जलमंडल जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैवमंडल कहलाता है। The narrow region of Earth where land, water and air make life possible together is called a biosphere. जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। सभी जंतु इसमें होते हैं और पादप, पादप मतलब वनस्पति, इतने पेड़ पौधे जितने। हाँ लेयर बता दूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट, यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। बायोस्फीयर ही जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है। क्लियर, समझ गए? तो जैवमंडल। नेक्स्ट, अब देखिए, अब आप समझिए कि अंतर दोनों में, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र, अंतर नहीं एक ही है, मतलब पारिस्थितिकी या पारितंत्र क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं, पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। क्लियर, पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें जीव जंतु सब मिलकर के अपने जिसमें आवास में रहते हैं, जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं उसके साथ एक अंतर क्रिया करते हैं, उसी को इन्वायरमेंट बोलते हैं, इन्वायरमेंट सिस्टम, इकोसिस्टम। अब देखिए यहां क्वेश्चन पूछा गया, सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले ने, या टेंसले या टांसले, एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का विचारधारा प्रस्तुत किया। अब ध्यान देना, जब क्वेश्चन पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है सबसे पहले शब्द किसने बनाया, तो एजी टांसले, टी से टांसले और टी से तंत्र, ऐसे याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले इन्होंने नामकरण किया, एजी टांसले ने। क्लियर, नेक्स्ट, एजी टांसले, यस, प्रतिपादन इन्होंने किया, वही सेम चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है।
तो यहां पे दो चीजें, एक तो यहां पे आपको याद रखना है कि एक दूसरे के साथ परस्पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं यहां पर। और दूसरा कि एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का खोज किया। इस शब्द को बनाया किसने, एजी टांसले ने। ये दो सवाल पूछे गए। नेक्स्ट, अब पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी का अंग्रेजी पर्याय है इकोलॉजी, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया था। ध्यान देना है, एक आपने देखा कि इन्वायरमेंट सिस्टम या इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किसने किया, एजी टांसले ने, एजी टांसले। और एक है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी किसने, अर्नेस्ट हेकल ने, अर्नेस्ट हेकल। याद रखना है, इन दोनों शब्दों को याद रखना है। इकोलॉजी किसने बनाया, अर्नेस्ट हेकल ने, और इकोसिस्टम किसने बनाया, एजी टांसले ने। साइंस क्लास बहुत बोरिंग रहता है, अरे सब बढ़िया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जिसका प्रयोग सबसे अर्नेस्ट हेकल ने किया था, ये देखिए, इसको नोट करना है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक। और पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, कोई भी इकोसिस्टम। जैसे मान लीजिए कि इस कमरे का इकोसिस्टम छोटा हो गया और इस ऑफिस का इकोसिस्टम बड़ा हो गया, तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे, और यह अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। आज स्टूडियो यही यहां है, कल को नहीं है, अस्थाई भी है, अस्थाई भी। जैसे समुद्र का इकोसिस्टम स्थायी है। या प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। प्राकृतिक मतलब जैसे समुद्र, तालाब, वन। कृत्रिम जैसे मान लीजिए ये ऑफिस, ये स्टूडियो। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जिसको मनुष्य ने बनाया। या कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है, जैसे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, वनीय पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि। कई इकाइयों में विभाजित भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक, सबको समझ में आ गया? क्लियर। अर्नेस्ट हेकल की स्पेलिंग ये है, यहां पर देखिए। डन, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी, ध्यान रखना है, यहां पे नोट लगा देता हूं। उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय जो होता है, क्यों होता है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव? इसलिए होता है क्योंकि यह वही रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा रेन होती है। यह वही रीजन है जहां पे सबसे अधिक टेम्परेचर पाया जाता है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। इसलिए सबसे ज्यादा उत्पादक हम किसको मानते हैं? इस घटक को मानते हैं। किस घटक को? ट्रॉपिकल इकोसिस्टम को, उष्णकटिबंधीय पारितंत्र को। चलिए, इस तंत्र के दो प्रमुख घटक होते हैं। अब इस तंत्र का मतलब उष्णकटिबंधीय नहीं समझना है, पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। कौन कौन सा? एक जैविक यानी बायोटिक, और दूसरा अजैविक अबायोटिक। देखिए, जैविक मतलब इसमें सभी सजीव चीजें आती हैं, सभी सजीव, जैसे पेड़ पौधों, पेड़ है, पादप है, जंतु है, ठीक है, बैक्टीरिया है, कवक है, जितनी भी सजीव चीजें हैं वो सभी बायोटिक में आ जाती हैं। चलिए, और अबायोटिक मतलब सभी निर्जीव चीजें। इसमें क्या क्या आता है? इसमें जल आएगा, मिट्टी आएगा, मृदा आएगा, टेम्परेचर तापमान आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, ये सभी आ जाएंगे। और इसमें जंतु, पादप, कवक, बैक्टीरिया, ये सब आ जाएंगे। चलिए, अब देखिए जैविक को समझना है। इस घटक के अंग हैं जैसे उत्पादक, प्रमुख अंग उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, और अपघटनकर्ता, डीकंपोजर्स। इसके बायोटिक के तीन पार्ट आते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जंतु आ जाएंगे, पादप आ जाएगा। पादप किस में आते हैं? प्रोड्यूसर्स में आते हैं। और उसमें जो उपभोक्ता किस में आएंगे? उपभोक्ता आएंगे जो उन पादपों पर निर्भर हैं। और इसमें भी कई कैटेगरी होती हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अभी हम समझेंगे। और उसके बाद अपघटनकर्ता डिकम्पोजर्स, कवक, बैक्टीरिया, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ये किसके घटक हैं? जैविक के, बायोटिक के, याद रखना है। अब इसमें हम उत्पादक को सबसे पहले समझेंगे, प्रोड्यूसर्स को। पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। क्यों उत्पादक कहा जाता है? क्योंकि
पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स इनको बोलते हैं। फूड चेन अभी आप देखेंगे ना आगे, फूड चेन अभी समझिए पहले। उत्पादक क्यों कहा जाता है उत्पादक, प्रोड्यूसर्स? क्योंकि ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पालक पर, इन सब पर, गेहूं पर, चावल पर, इन सब पर निर्भर है ना भाई। हम थोड़ी अपना भोजन तुरंत, अब ये नहीं कि भाई रोटी बनाते तो हम खुद ही हैं, नहीं। तो रोटी कहां से आती है? गेहूं से। गेहूं कहां से आता है? गेहूं तो पौधा ही रहता है ना। तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पौधों पर यानी इसी प्रोड्यूसर्स पर निर्भर रहते हैं। प्रोड्यूसर्स अपना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खाना स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल श्रेय सुमन, हम लोग कंज्यूमर्स हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहते हैं। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, बल्कि उत्पादकों पर, किस पर? उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता तीन प्रकार, निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को ही शाकाहारी उपभोक्ता कहते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे टिड्डा, हिरन, गाय, भैंस, ये सभी क्या करती है, घास वगैरह खाती हैं। तो जितने भी शाकाहारी, या कुछ इंसान भी होते हैं जो शाकाहारी केवल खाते हैं, मतलब साग सब्जी वगैरह खाते हैं, तो उनको भी प्राथमिक उपभोक्ता में रखेंगे। ऐसे सभी जो शाकाहारी होते हैं, जो पनीर पर नहीं पालक पर निर्भर करते हैं, पालक पनीर कुछ भी, तो उनको हम बोलेंगे कोमल तनों को खाते हैं, जैसे टिड्डा, बकरी, हिरन, गाय इत्यादि, इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब देखिए आपका फूड चेन सब स्टार्ट है, प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा, द्वितीयक उपभोक्ता, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। अब देखिए बकरी ने घास खाया, घास को हमने खाया, तो हम क्या हुए? क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, यदि बकरी घास खाती है और इंसान बकरी खाता है, तो इंसान कौन सा उपभोक्ता? तो द्वितीयक उपभोक्ता। अभी हम समझ लेंगे फिगर के द्वारा, अभी पहले ये समझिए। जैसे मेढक, मेढक ने टिड्डे को खा लिया, बिल्ली ने चूहे को खा लिया, या जो भी, लोमड़ी, ये सब हो जाएगा। क्लियर। और तृतीयक उपभोक्ता, इसी को फाइनल जो है फाइनल कंज्यूमर भी बोलते हैं। ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे इंसान, जैसे इंसान, जैसे शेर, जैसे गिद्ध, ये सभी क्या है? ये सभी क्या होते हैं? फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं, या तृतीयक टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं। जैसे मोर सांप को खाता है, मोर सांप को खाता है। अच्छा, नीचे भी कुछ लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, मोर सांप को खाता है, बाज सांप को खाता है। अरे ये सब छोड़िए, अभी मैं दिखा दूंगा अच्छे से, बिल्कुल बता दूंगा। एक लास्ट होते हैं सर्वाहारी, कहां चल दिए भाई, लास्ट क्या होते हैं? सर्वाहारी, ध्यान रखना। सर्वाहारी ये उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर, ये सभी क्या है? ओमनीवोरस कंज्यूमर्स ने, ओमनीवोरस। और लास्ट में आते हैं अपघटनकर्ता, मृतक भक्षी। ये मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं। मतलब कि जितने भी लोग आप देखेंगे, जितने भी जानवर वगैरह मर जाते हैं, तो कुछ दिन में आप देखेंगे ना, उनकी हड्डियां भी खत्म हो जाएंगी, वहां से कुछ मोटी मोटी हड्डियां बचती हैं, बाकी पूरा मांस खत्म। क्यों? डिकम्पोजर्स होते हैं, उनको वापस मिट्टी में मिला देते हैं। किस मिला देते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। फिर मिट्टी में पोषक तत्वों के द्वारा वो पेड़ पौधों में आते हैं, फिर वही पूरा साइकिल चलता है। क्लियर। जैसे इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें जीवाणु आएंगे, कवक आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, ये सभी आएंगे। अब देखिए बायोटिक आपने देख लिया, अबायोटिक अब देखिए अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इस घटक के अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया, प्रकाश, वायु, जल, मृदा, कार्बनिक पदार्थ आते हैं, जो उत्पादों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब इसमें सब कुछ आवश्यक, हमारे लिए भी आवश्यक है, तो इसको अबायोटिक कंपोनेंट। तो आपने देखा कि भाई पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के दो टोटल फैक्टर्स होते हैं, दो सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं इनको, एक बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रोड्यूसर्स, दूसरा कंज्यूमर्स और तीसरा डिकम्पोजर्स।
अपघटनकर्ता। अब प्रोड्यूसर्स में उसमें कंज्यूमर्स में आपने देखा 3-4 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, फिर सर्वहारी, ये सब चीजें। फिर अपघटनकर्ता आपने देख लिया। अब हम देखेंगे अबायोटिक। अबायोटिक में आप जानते हैं प्रकाश, वायु, जल, मृदा। इंपॉर्टेंट है ये सब, खूब पूछा जाता सवाल, देखिएगा प्रीवियस ईयर उठा के, खूब सवाल पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे। अजैविक में ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब फूड चेन है, फूड चेन को हम कल समझते हैं, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि आप लोगों का टाइम जो है वो हो चुका है। क्या हो गया? टाइम हो चुका है। तो ये मैं आप लोगों को दे देता हूं, कल हम समझेंगे फूड चेन और आगे की चीजों को समझेंगे कल। मे भी कल खत्म हो जाए आपका पारिस्थितिक तंत्र वगैरह, ठीक है। मे भी कल खत्म हो जाए आपका। वैसे खत्म तो आज ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। खैर, कल खत्म कर देंगे। थोड़ा सा पहले हम इसको और अच्छे समझेंगे और पीडीएफ में दे देता हूं आप लोगों को। समझ में आ रहा है कि सब ऐसे ही कथा कहानी हो रही है? आ रहा है समझ में ना? बोलिए भाई, समझ में आ रहा है सबको? नहीं, कल ईवीएस कंप्लीट नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा भाई, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे से आ गया तो अच्छे से आ गया तो दोस्तों थोड़ा रेटिंग वोटिंग का ख्याल रखना है, नहीं तो जानते हैं क्या होता है। अब मैं तो अपना 100% देता हूँ आप लोगों को, ईमानदारी से, मतलब मैं पढ़ाता हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें कोई लाग लपेट में करता भी नहीं हूँ, मेरे पर्सनैलिटी का वो हिस्सा नहीं। और क्या होता है कि जब कभी आप जिनको नहीं समझते हैं कि आपसे बेटर हैं, वो रेटिंग में आ जाते हैं ऊपर और आपको आंख दिखाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है सच में। मतलब बहुत बुरा लगता है। वो सिचुएशन ऐसा होता है कि यार हमने तो अपना 100% दिया बच्चों को, लेकिन स्टूडेंट्स हमारा साथ क्यों नहीं दिए। अगर नहीं देना है, मान लीजिए कि आपको लगता है नहीं सर आप अच्छा नहीं पढ़ाए, तो मत दीजिए, और देना है तो कम से कम एक 5 रेटिंग तो दीजिए, देना है तो 5, अदरवाइज नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं पीडीएफ से गो थ्रू होना। यस कृष्णा, एक बार मैं पीडीएफ ये दे देता हूं, हाँ, इसको हैंगआउट के रूप में दे दूंगा, तो नोट्स कंप्लीट कर लेना है यहाँ से। मैं समझाते हुए चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि तेज थोड़ा सा हो जाए आप लोगों का। आपको और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको रिवाइज भी करना होगा आप लोगों को, समय है कम। तो सब कुछ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन कैसे? थोड़ा तेजी के साथ बस। ये देखिए मैंने हैंगआउट दे दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप, अरे भाई रुको रुको रुको, पिन कर दिया मैंने। नहीं अंकित, मैं पटना, मैंने बताया ना कि कल कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अभी बहुत काम है, अभी टाइम नहीं है वो। और मैं यही आप लोगों से कहूंगा, देखिए अब थोड़ा सा मैं आप लोगों की हितैषी में काम कर रहा हूँ, मैं कंपनी के अभी बारे में नहीं, आप लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। पढ़िए, अभी अभी समय बहुत कम है, फालतू की चीज़ों को भी छोड़ दीजिए 1-2 महीना। लाइफ सेट हो जाएगी ना मेरे दोस्त, तो अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएंगे आप लोग, बहुत समय होगा आपके और एक अच्छी लाइफ हो जाएगी। तो पटना इसीलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने उनको मना भी कर दिया कि सर अभी नहीं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं ना जिनका लॉस हो जाएगा। 3-4 दिन अगर मैं क्लास बंद कर दूंगा तो लॉस हो जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर से। अभी 8 बजे मेरी क्लास है आप लोगों को वाईटी पर, जिसमें प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, उसमें जियो, ईवीएस एंड पॉलिटी अभी स्टार्ट कर दे, 3 सब्जेक्ट उसमें मैं कवर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर से, रिविजन करते रहिए, नोट्स कंप्लीट करते रहिए, यही काम आने वाला है जीवन भर। जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।